Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। और नेटवर्किंग के इस वीडियो में हम दो और एल्गोरिथम्स की बात करेंगे राउटिंग के केस में। मैं दोनों को इसी वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों को मैं डाल सकता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा था डीवीआर, तो उसके बाद दो और आते हैं मेन, जो है हमारा सबसे पहला यहां पे लिंक स्टेट राउटिंग। ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जो ड्रॉबैक्स है हमारे डीवीआर के, वो ये इंप्रूव करने की कोशिश करता है, उसको सप्रेस करने की या ड्रॉबैक्स को हटाने की कोशिश करता है। तो ये काम कैसे करता है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहाँ बताई थी, यहाँ पर भी आपको समझना ज़रूरी है। कुछ और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो डीवीआर में क्या था ना कि आप जो भी जानते हो पूरे इंटरनेट के बारे में आप अपने नेबर्स को बताते हो, लेकिन यहां पर मेन डिफरेंस ये है कि आप इंटरनेट को बताते हो अपने नेबर्स के बारे में, पूरे इंटरनेट को। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है, लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा इसके बारे में आपको। तो हर राउटर नॉलेज शेयर करता है अपने नेबरहुड की पूरे इंटरनेट को, मतलब सबको शेयर करता है ये। तो इसमें सबको मतलब वहां पे मैं नेबर्स को कर रहा था, यहां पर मैं सबको कर रहा हूं। तो सबके लिए एक कॉमन डेटाबेस बनता है यहां पे लिंक स्टेट में। तो स्टेट मतलब करंट जो उसका कॉस्ट है उस टाइम पे उस लिंक का, वो स्टेट होता है उसका। तो स्टेट अपडेट होते रहते हैं वहां पे लिंक के। तो वो कैसे होता है हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो तीन चीजें हैं वो समझो इसके लिए। नॉलेज अबाउट द नेबरहुड। अपना राउटिंग टेबल सेंड करने के बजाय आप अपने नेबरहुड के बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हो कि मुझे नेबर्स के बारे में क्या पता है, बी के बारे में, सी के बारे में मुझे क्या पता है, ये मैं डी को, ई को, एफ को बताऊंगा। अपना पूरा टेबल नहीं भेजूंगा मैं, जो मुझे नेबरहुड के बारे में पता है मैं वही भेजूंगा, जो बाकियों को काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है फ्लडिंग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहीं पे पूरा आपका जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो रहा है। फ्लडिंग करना, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक इंटरफेस से एक राउटर ने आपको कोई पैकेट भेजा, कुछ अपडेट भेजा टेबल के बारे में। अब उसको आप क्या करोगे, अपने सारे नेबर्स को कॉपी कर दोगे, मतलब डुप्लीकेट करके सबको भेज दोगे। मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम द वन विच इट अराइव्ड फ्रॉम, मतलब आपको ए से मिला तो आप वापस ए को ना भेज करके बाकी सारे इंटरफेस जिससे भी आप कनेक्टेड हो सबको भेज दोगे। तो ऐसे करके सारे राउटर करते हैं। तो मतलब मैंने क्यों बोला कि जहां से आया वहां पर नहीं भेजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंड होना चाहिए ना। मतलब जो राउटर का सिर्फ एक ही कनेक्शन होगा वहां पर वो एंड हो जाएगा। तो सबके पास एक कॉपी होनी चाहिए सेम इंफॉर्मेशन की, जो एक जगह से पहुंच रही है आपके पास। तो ये पूरा एक ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डीवीआर में सबका अपना अपना मतलब सबने अलग अलग बना दिया था। यहां पे एक ही इंफॉर्मेशन होगी, सबके पास डुप्लीकेट हो जाएगी। तो एक कॉमन ग्लोबल डेटाबेस बनता है वहां पे, जिसको हम लोग एलएसडीबी बोलते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वही मैंने बोला कि अब जब भी चेंज होगा तभी मैं भेजूंगा यहाँ पे, क्योंकि हर 30 सेकंड में, हर 60 सेकंड में फ्लडिंग करना कितना ज्यादा बैंडविड्थ जनरेट करेगा आप सोच सकते हो। पूरे नेटवर्क में फ्लडिंग होती है ना, तो कंजेशन हो सकता है वहां पे। इसीलिए जब भी चेंज होगा तभी यहां पर शेयरिंग होगी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो मैंने जो बोला था एलएसडीबी कि एक ग्लोबल डेटाबेस होता है सबके लिए, एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है हर पूरे इंटरनेट के लिए, मतलब सारे इंटरनेट के लिए सेम होगा ये, और हर राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन होगी। इसको हम लोग लिंक स्टेट डेटाबेस बोलते हैं। तो कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क होगा, मतलब हर किसी के पास, और वो कंटेन करेगा स्टेट ऑफ ईच लिंक। तो सबके पास डुप्लीकेट होता है। यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसका वो ये देख करके चलो, मेरे पास अगर 7 राउटर्स हैं पूरे इंटरनेट पे, सबका कॉस्ट मुझे डायरेक्ट लिंक का पता है, तो मैं ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनाऊंगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि रोज और कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रोज और कॉलम्स में आपके नंबर ऑफ राउटर्स ही होंगे। तो वो ये बताएंगे कि ए से ए तक जाने का रास्ता क्या है, बी से सी तक जाने का रास्ता क्या है, बी से सी का जो होगा वो सी से बी का ही होगा। तो ये तो कॉमन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये टेबल बनाने के लिए बहुत सारे अपडेट्स लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस लगते हैं। ये इनिशियली एकदम जो इन्फिनिटी लिखा हुआ है वहां पे, इनिशियली वैसा होता है। ये इनिशियल डेटाबेस है, ठीक है। इन्फिनिटी बहुत सारा है ना यहाँ पे। जब आपका पूरा टेबल एक्सचेंज होगा, पूरी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी नेबर्स में, तब जाके ये अपडेट होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट। तो उस पैकेट में क्या क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जो लिंक स्टेट पैकेट होता है ना, वो हर आपका जो भी नोड है वो शेयर करता है। मैंने वो बोला था कि पूरा राउटिंग टेबल शेयर नहीं करना है आपको, नेबरहुड के बारे में बताना है आपको। तो ए क्या बोल रहा है, बी और डी के बारे में भेज रहा है, वो अपने पूरे सारे इंटरफेस से फ्लडिंग कर रहा है बी और डी के बारे में। ऐसे करके जो बी है वो भी ए सी ई के बारे में बता रहा है बाकियों को। ए तक जाने का 2 है, सी तक का 5 है, ई तक का 4 है। ऐसे करके सब शेयर करेंगे।
तो एक लिंक स्टेट पैकेट में दो चीजें होती हैं, जिस नोड के बारे में आप बता रहे हो और उसका जो कॉस्ट है वो आप बताओगे, सिंपल ये होता है। लेकिन उसका लिंक स्टेट पैकेट का फॉर्मेट होता है, जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, एक प्रोटोकॉल है OSPF के नाम से, वहां पर ही इंप्लीमेंट होता है। तो जब वो पढ़ेंगे तब इसके ऊपर वापस आएंगे फिर से। यहां पर अगर आप फ्लडिंग कर रहे हो तो मतलब जो आपका, जैसे मान लेते हैं कि जो E है वो D, B और F से कनेक्टेड है, तो मान लेते हैं कि F से भी उसको एक लिंक स्टेट पैकेट मिल रहा है, D से भी मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसको मल्टीपल कॉपीज मिल जाए LSPs का जो सेम हो, जो सेम इंफॉर्मेशन मतलब सेम इंफॉर्मेशन कंटेन करता हो। तो उसके लिए हमने टाइम स्टैम्प्स बना करके रखे हुए हैं कि मुझे अभी जो LSP मिल रहा है उसको मैं कंपेयर करूंगा मेरे पिछले वाले LSP से जो मुझे पहले मिला था। अगर इसका टाइम स्टैम्प कम है, मतलब पहले वाले से कम है, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि ये पुराना है, मुझे नया वाला ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं पुराना वाला क्यों मतलब रिसीव करूं, क्यों उसको प्रोसेस करूं। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा होता है अपडेशन। अब यहाँ पे देखो, अपडेशन तो हो, चलो मैंने बता दिया कि ये शेयरिंग होती है। अपडेट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। पहले हमने क्या किया था, बेलमैन फोर्ड में हमने सिंपल से इंटरमीडिएट नोट्स ले लिए थे कि कहाँ से जाने का रास्ता आसान होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्लडिंग कर रहे हैं, हम लोग को ये पता करना है कि एक नोड से बाकी सारे नोड्स तक जाने के लिए लीस्ट कॉस्ट क्या होगा ग्लोबली। लेकिन बेलमैन फोर्ड में हमने दो नोड्स के बारे में पढ़ा था, X और Y। वहां पर पूरा हमारा इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था, इंडिविजुअली वहां पर रन हो रहा था। यहाँ पर पूरे इंटरनेट के लिए हम लोग यहाँ पर एक एल्गोरिथम लेकर के चल रहे हैं, जो हमारा डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, डिजक्स्ट्रा जो भी आप बोलो, मुझे तो ठीक से नहीं आता, लेकिन ये एल्गोरिथम यूज होता है। इसका दूसरा नाम है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये आप एल्गोरिथम्स में बहुत पढ़ते हो, ये ग्रीडी अप्रोच अपनाता है। मतलब उस टाइम पे जो भी मुझे लीस्ट लग रहा है वो मैं चूज कर लूंगा। इसका एल्गोरिथम ऐसे यूज होता है। लीस्ट कॉस्ट का ट्री बनाना है आपको, एक नोड से जो स्टार्ट हो रहा होगा, जो आपका रूट होगा, उससे लेकर के सारे दूसरे नोड्स, उनके लिए जो लीस्ट पाथ है वो आपको बना के ट्री बनाना है। तो एक फेमस एल्गोरिथम है उसका, इटरेटिव है, यहाँ पे बहुत सारे इटरेशंस लगते हैं। तो जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले कोई एक नोड को आप ट्री के लिए रूट बना दोगे उसको, मतलब ट्री का एक रूट होता है ना जहां से स्टार्ट होता है वो। तो हम लोग को एक ट्री बनाना है, तो ट्री पहले जो है इनिशियली एम्प्टी रहेगा, उसमें मैं डालूंगा एक नोड को, जो मेरा अभी के लिए ए नोड मान लो, ए मेरा रूट है, तो उस रूट को मैं उस ट्री में डाल दूंगा, क्रिएटिंग अ ट्री विद अ सिंगल नोड। एक ही नोड का ट्री है अभी मेरे पास, उसमें सिर्फ रूट नोड है। और फिर मेरे पास सारे नोड्स की इंफॉर्मेशन है इनिशियली, जो मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके पास, मतलब उसमें इंफॉर्मेशन इन्फिनिटी होगा। बाकी जो डायरेक्ट कनेक्शन का जो कॉस्ट है वो होगा मेरे पास इनिशियली, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे मेन स्टेप पे। अब हमको क्या है कि एक नोड मैंने ट्री में डाल दिया और बाकी सारे जो नोड्स हैं वो ट्री में नहीं है, बाकी ए को छोड़ के जितने भी नोड्स हैं वो ट्री में नहीं है। तो ए को छोड़ के मुझे एक ऐसा नोड सिलेक्ट करना है जो मेरे ट्री में नहीं है, जो कि ए से सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे हो। अब ए से लीस्ट डिस्टेंस पे क्या है, जो कॉस्ट है 2, मतलब बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो लीस्ट है। अब मैं वो चूज करूंगा, तो ए के बाद मैं बी चूज करूंगा और बी को डालूंगा अपने ट्री में, ए से कनेक्ट करके डालूंगा मैं उसको। तो यहां पर वही बोल रहा है कि सिलेक्ट वन नोड अमंग ऑल द नोड्स नॉट इन द ट्री विच इज क्लोजेस्ट टू द रूट। तो मैंने बी को चूज किया और मैंने उसको डाल दिया ट्री में। तो अगर ये नोड मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर कॉस्ट चेंज हो सकते हैं सारे दूसरे नोड्स के, क्योंकि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब मैं बी तक जाऊंगा तो मेरा कॉस्ट 2 होगा। अब मैं जब भी कोई नोड डालूंगा ट्री में तो वो मैं लीस्ट कॉस्ट ही चूज करूंगा ना, इस तरीके से। तो उसके बाद मैं लिस्ट कॉस्ट ले रहा हूं, तो अभी तक मुझे ए तक, मतलब ए से ई जाने तक का रास्ता इन्फिनिटी था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ए से बी जाना है, फिर बी से ई जाना है, तो टोटल कॉस्ट 6 लगेगा। तो ई का मैं 6 कर दूंगा वहां पे, ई का इन्फिनिटी नहीं रहा। तो ऐसे करके अपडेट करना पड़ेगा मुझे हर बार जब भी मैं एक नया नोड ऐड कर रहा हूं अपने ट्री में। तो इसी स्टेप को मुझे बार बार रिपीट करना है। कैसे रिपीट होगा, यहां पर देखो, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ए से बी जाने तक का रास्ता 2 है, मैं पेन ले रहा हूँ। तो अभी मैं लिस्ट चूज कर रहा हूँ, ए तो मेरा ट्री में है, अब मुझे चूज करना है जो क्लोजेस्ट है ए से। तो क्लोजेस्ट क्या है, 2 है, तो मैं 2 यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कि मेरा पाथ क्या है, तो पाथ मेरा ए से बी जा रहा है। अब ए से बी गया मैं, अब मुझे एक और ऐसा नोड चूज करना है जो मेरे ए से क्लोजेस्ट हो, ए से क्लोजेस्ट थ्रू बी। मुझे थ्रू बी का रास्ता देखना है यार, क्योंकि मैं बी पे आ चुका हूं, अब मुझे बी से आगे बढ़ना है। अब मैं मान लेता हूं कि जो डी है, तो ए से डी तक का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है 3 है, लेकिन अगर ए से बी फिर डी जाऊंगा तो मेरा कॉस्ट क्या आएगा, कुछ नहीं।
तो मतलब वहाँ पे मतलब इन्फिनिटी है, तो बी से डी तक जाने का रास्ता इन्फिनिटी है, तो ए से ही मुझे डी जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ये लाल कर दूंगा और यहाँ पर डी के लिए लिख दूंगा 3। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे कोई और ऐसा नोड सिलेक्ट करना है जो क्लोजेस्ट हो ए से। तो अब मैं अगर ई को देखता हूं तो ई तक जाने के लिए क्लोजेस्ट पाथ मतलब लीस्ट पाथ क्या होगा, मैं बी से जाता हूं तो मुझे 6 लगेगा और डी से जा रहा हूं तो 8 लगेगा, तो इसलिए मैं बी से जाऊंगा। तो ई तक के लिए मैं बी से जाऊंगा और जो टोटल कॉस्ट होगा यहाँ पे 6 होगा। पहले क्या था, इन्फिनिटी था। यहाँ पर देखो ए से ई तक का यहाँ पर टेबल में ए से ई इन्फिनिटी था, तो यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ऐसे करके पूरा अपडेट होगा, यहाँ पर भी होगा और ई से ए तक का यहाँ पर भी होगा। तो दो सेल्स एक बार में अपडेट होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद मुझे सी, एफ और जी में से कोई सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं मान लूँ कि सी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सी के लिए मुझे कॉस्ट कितना लगेगा। अगर मैं ई से आता हूँ सी तो कोई पाथ नहीं है, अगर मैं बी से जाता हूँ सी तो 2 + 5 7 लगेगा, और अगर आप डी से आओगे तो भी यहाँ पर कोई आपका लिंक नहीं है, तो मैं यहाँ पर 7 डालता हूँ। तो सी तक जाने का रास्ता 7 है आपका। अब सी का भी आ गया, तो एफ और जी सिलेक्ट करना है। अब तो एफ तक कैसे जाओगे आप, अब एफ तक जाने के लिए आपके पास बी सी एफ कर लो, या ए बी ई एफ कर लो, या ए डी ई एफ कर लो। तो ऐसे करके बहुत सारे रास्ते हैं आपके, लेकिन आपको मिनिमम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए बी सी जी एफ से आओगे या ए बी सी एफ आओगे, दोनों का जो कॉस्ट है वो सेम पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है 2 और 5, लेकिन यहाँ पर 3 और 1 है और यहाँ पर 4 है, तो बात वही है वहाँ पे। लेकिन अब यहां देखो ए बी ई एफ, तो ए बी ई एफ यहां पर मैं ए से ई तक का पहले 6 लिख चुका हूं, तो 6 पहले से है मेरे पास, 6 + 2 करूंगा तो मेरा एफ आएगा, तो ये 8 हो गया यहां से मेरा। लेकिन सी तक के लिए 7 है, 7 + 4 कितना होता है 13, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सॉरी 11 होता है, मैं मैथ्स में यहाँ पर बिगड़ गया हूँ, तो यहाँ पर 11 है तो भी ज़्यादा ही है वो। यहाँ से 6 से आऊँगा तो मुझे कम लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब मुझे 8 लगेगा यहाँ पर यहाँ तक जाने के लिए। अब क्या बचा, जी बचा, तो जी से एफ से लेकर ही जाओ आप जी, तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा डेटाबेस में अपडेट होगा हर जगह। ए से लेकर जो जी तक का लिस्ट कॉस्ट है वो 9 निकला है मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, मेरे से चेक कर लेना आप, लेकिन जो कंसेप्ट था मैंने वही बोल दिया आपको, मतलब ऐसा ही है, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक बार फिर से बता दूं कि ये टेबल तभी बन पाएगा जब सारे नोड्स फ्लडिंग करेंगे, अपने अपने नेबर्स के बारे में बताएंगे सबको, तभी ये नोड बन पाएगा, तभी ए को पता चल पाएगा कि ये उसका बना हुआ है। तो ये होता है डिजक्रास एल्गोरिथम, और ऐसे ही काम करता है वो मेनली। और अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो अलग से इसके बारे में भी। तो यहां पर कंपेयर करें अगर डिस्टेंस वेक्टर से इस एल्गोरिथम को, तो सबसे पहले यहां पर फ्लडिंग हो रही है, तो मेमोरी और बैंडविड्थ दोनों ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि उस टाइम पर जो डिस्टेंस वेक्टर था वो 1 डायमेंशनल एरे था और उसमें जो नोड्स थे वो बहुत कम, मतलब उसमें जो डेटा थी वो बहुत कम थी। लेकिन यहां पर वो ग्लोबल डेटाबेस बना रहा है, LSDB सबके पास होना चाहिए, सबके पास कॉपी होनी चाहिए, तो मेमोरी वहां पर ज़्यादा लगेगी आपके राउटर में, इस केस में लिंक स्टेट के केस में। बैंडविड्थ भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि कंजेशन मतलब फ्लडिंग हो रही है, तो ज़्यादा ही आपको बैंडविड्थ चाहिए। उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशंस में आपको ज़्यादा CPU साइकिल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर हो रही है, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है शेयर होने में, और जो एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है वो भी कॉज कर सकता है, CPU साइकिल्स बढ़ेंगे, वैसा भी होता है। लेकिन अगर नेटवर्क में कम बैंडविड्थ है तो टोपोलॉजी चेंज करने के लिए क्विकली रिएक्ट करता है ये एल्गोरिथम आपका, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो डेटाबेस है, मैंने वही बोला था कि सबको नेबर्स के बारे में बताना पड़ेगा, वही बात है यहाँ पर भी। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है लगा सकते हो आप, लेकिन जरूरी नहीं है आप ऐसे यूज करो, क्योंकि अगर आपको लगता है सिक्योरिटी के लिए कि राउटर्स को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप लगा सकते हो, लेकिन रॉ में यूज करो, बेटर है। उसके बाद देखो स्प्लिट होराइजन, यहाँ पर ये नहीं होता, DVR में होता था, क्योंकि वहां पर मैं पूरे इंटरनेट के बारे में नेबर्स को बता रहा था सबके बारे में, लेकिन यहाँ पर नेबर्स के बारे में ही बता रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। यहाँ पे अगर कोई लिंक डाउन भी होता है तो उसका अपडेट पहले मिल जाता है, वो क्विकली मिल जाता है, क्योंकि फ्लडिंग हो रही है तो नॉर्मल है कि जल्दी होगा। तो यही है हमारा लिंक स्टेट एल्गोरिथम, मेरे ख्याल से इतना ही है, हाँ इतना ही है। तो लिंक स्टेट यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, OSPF में फिर से वापस आएंगे उसके ऊपर, तो और भी देख लेंगे, अभी आप इतना ही याद रखो इसके बारे में। उसके बाद जो थर्ड टाइप का है आपका पाथ वेक्टर राउटिंग, ये एक्चुअल में बता दूं आपको कि ये यूज नहीं होता, मतलब एक्चुअल में इंटरनेट पे कहीं पे ये मेनली पॉलिसी एनफोर्स करने के लिए, या जो ISP है आपका, ISPs के बीच में जो राउटिंग होती है उसमें यूज होता है यहाँ पर। तो इसका कंसेप्ट क्या बोलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो पहले के 2 एल्गोरिथम्स पढ़े हुए हैं, DVR और लिंक स्टेट, उसमें हमारा गोल क्या था,
हमने लीस्ट कॉस्ट हमेशा बोला है कि लीस्ट कॉस्ट लगना चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, मैट्रिक्स वहाँ पर मिनिमाइज होने चाहिए, ग्रेडी अप्रोच यूज़ करना है। तो लीस्ट कॉस्ट क्या हमेशा ये हमारा गोल है? क्या लीस्ट कॉस्ट ये बोल सकता है कि मुझे पर्टिकुलर एक राउटर से नहीं जाना है तो क्या मैं लीस्ट कॉस्ट यूज़ करूँगा? मतलब कभी कभार मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस राउटर से जाना ही नहीं है, मैं इसको हेट करता हूँ, मैं इससे कट्टी हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मतलब मेरा दुश्मन है वो, उसको नहीं मिलना चाहिए, वो सिक्योरिटी ब्रीच कर देगा मेरी, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा मेरी, मेरा राइवल है, मेरा कॉम्पिटिटर है वो। तो किसी भी तरीके से मुझे कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे उस राउटर से नहीं जाना है मेरे पैकेट को। तो अगर मैं लीस्ट कॉस्ट लगाऊंगा और उस राउटर के थ्रू जा रहा है आपका लीस्ट कॉस्ट, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, तो वो मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो हर बार आपका जो गोल है वो लीस्ट कॉस्ट नहीं होता, कई कभार आपको कोई पॉलिसी लगानी पड़ती है अपने रूट में कि ये रूट मुझे चूज करना है और ये मैं यही चूज करूंगा। तो वो जो सोर्स है वो कंट्रोल करता है पाथ को, मियरली आपको बस रीच करवाना है अपना पैकेट सामने वाले के पास। आपका कुछ यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है कोस्ट के केस में, आप सिर्फ वहां पर देख रहे हो कि कहाँ कहाँ से जाना चाहिए। तो अपने राउट में आप एक पॉलिसी इंपोज करोगे कि इस राउटर से मुझे जाना है, इससे जाना है, उससे जाना है, मतलब एक वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट बना लो कि यहाँ से नहीं जाना है। मान लेते हैं कि जो ISP है आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपटीशन है आपका, उसके राउटर से नहीं जाना चाहिए। जो भी हम लोग मार्केट में जो भी लॉन्च किया हम लोगों ने, या जो भी हमारी ट्रैफिक है उसके पास चले गई, तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेगा, गलत तरीके से हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो ऐसे करके कोई पॉलिसी लगानी है तो वो आप लगाते हो। एक्चुअल में जो इंटरनेट में हम लोग नॉर्मल हाउस होल्ड में जो राउटिंग यूज़ करते हैं वो ये नहीं होती है, ये ISPs के बीच में अलग टाइप की राउटिंग होती है, ये उसमें यूज़ होती है। यहाँ पर हमारे पास ये मतलब इसका ज़्यादा पढ़ने का रीज़न नहीं है, आपको ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन होता है तो आप पढ़ ही लो, इससे मतलब अच्छा ही है आपके लिए। इसमें क्या होता है, एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट होता है। आप जानते हो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ आपको, ये एल्गोरिथम्स में बहुत पढ़ते हो आप। इसमें क्या होता है कि आप एक पूरा जो इंटरनेट है ना, मैंने बताया था पूरा ग्राफ है, तो उस ग्राफ को मिनिमम नंबर ऑफ लिंक से कनेक्ट कैसे करते हो आप, वो स्पैनिंग ट्री से होता है। तो मतलब अगर n नोड्स है मेरे पास तो n-1 एजेस होंगे या n-1 लिंक्स होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स से मुझे सबको कनेक्ट करना है। ये आप कहाँ पढ़ते हो? टोपोलॉजीज में पढ़ते हो आप, राउटिंग में पढ़ते हो आप, एल्गोरिथम्स में बहुत काम आता है ये, तो आपको बहुत जगह काम आएगा। स्पैनिंग ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो स्पैनिंग ट्री में यहाँ पर क्या है कि हर नोड या हर सोर्स अपने हिसाब से स्पैनिंग ट्री क्रिएट करता है कि मुझे कहाँ कहाँ से जाना है। तो ए का स्पैनिंग ट्री कुछ और होगा, बी का कुछ और होगा, सी का कुछ और होगा, सब अपने हिसाब से बनाएंगे उनकी पॉलिसी के हिसाब से। तो हर राउटर की अलग पॉलिसी होगी, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि ग्लोबली एक ही होगा, हम सब एक हैं, इस टाइप का कुछ नहीं है, सब अपने मनमर्जी का काम करते हैं वहाँ पे। तो ये स्पैनिंग ट्री है, पढ़ लेना आप इसके बारे में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो इस टाइप से हो रही है। देखो यहाँ पर जो नोट्स है वो ये नहीं बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है वो कितना लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ लोग ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ तक अगर पहुँचना है, इस नोट तक पहुँचना है, तो आपको कौन कौन से पाथ लेने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं आपके पास, बस वो बता रहे हैं यहाँ पे। उस हिसाब से जो भी आपके डिसीजंस हैं वो ले रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ से जाऊँगा, बेस्ड ऑन द अवेलेबल पाथ, बेस्ड ऑन रीचेबिलिटी। ये वाला जो डायग्राम है वो आपको बेलमैन फोर्ड जैसा लग रहा होगा, वन डायमेंशनल एरे। ये बूट टाइम पर जो इनिशियल वेक्टर्स हैं वो सारे जो नोड्स बनाते हैं वो ये है कि ए बोलेगा कि उसको बूट टाइम पे पता है कि बी तक जाने के लिए ए और बी से जा सकता है वो, फिर बी को लग रहा है कि ए तक जाने के लिए बी और ए, और बी तक तो बी से जाएगा, सी तक के लिए डायरेक्ट लिंक है, डी तक के लिए डायरेक्ट लिंक है। तो हर कोई अपने डायरेक्ट लिंक के लिए अभी तक ये बनाया हुआ है बूट टाइम पे। जब शेयरिंग होगी अपने हिसाब से बेलमैन फोर्ड जैसा ही इक्वेशन है, लेकिन जो पाथ है उसमें अपनी पॉलिसी भी लगाएंगे ये लोग, उसके हिसाब से चूज करेंगे उसके बाद जो पाथ बनेगा सबके लिए। तो बस यही है इस एल्गोरिथम में, पाथ वेक्टर एल्गोरिथम या राउटिंग बोल सकते हो आप। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगर होगा तो हम लोग बाद में किसी प्रोटोकॉल में देख लेंगे। हालांकि यही है हमारे इस वीडियो में, 2 और एल्गोरिथम्स बता दिए मैंने आपको, जो कि जिसमें से लिंक स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान देना, आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ऐसे वीडियोस और भी चाहिए आपको इन्फॉर्मेटिव, और अगर बाकियों को भी चाहते हो कि वो पता कर पाएँ, वो भी सीख पाएँ, तो उनको शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही वीडियोज़ और आते रहेंगे। एथिकल हैकिंग पे भी आप बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।